ध्यान दीजिएगा, अपने नाव धारा पर पुनः बात करते हैं एक बार। 15 उत्तर किन किन का आ गया लास्ट प्रश्न का? दोनों को जोड़ते सर। शांत जल में और अनुप्रवाह में स्पीड बतानी, कुछ दूरी बतानी है। दूरी नहीं थी, आपको बतानी थी चाल पूछी थी मैंने, चाल पूछी थी। और चाल पूछी थी कि शांत जल में रमेश की चाल बताएं, ये पूछा था। प्रश्न यूं था कि रमेश धारा की दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है, पर उसे उतनी दूरी वापस लौटने में 9 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अनुकूल जो टाइम है, अनुकूल प्रवाह में जो टाइम लगता है वो तो लगते हैं 6 घंटे, और प्रतिकूल प्रवाह में जब वापस आता है धारा के विपरीत, प्रतिकूल प्रवाह में उसको टाइम लगता है 9 घंटे। ध्यान दीजिएगा, इस रमेश को जो समय लग रहा है, रमेश को जो समय लग रहा है अनुकूल प्रवाह में डाउन स्ट्रीम के अंदर 6 घंटे और प्रतिकूल प्रवाह में अप स्ट्रीम में 9 घंटे का समय लगता है। अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो कितना आएगा? 3 से काटे तो 2:3 आ जाएगा। ये समय का अनुपात आ गया। मैंने कहा था समय का जो अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा होता है स्पीड का अनुपात, ठीक उल्टा होता है स्पीड का अनुपात। 3:2 हो जाएगी स्पीड। इसका मतलब यूँ हुआ कि अगर उसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड 3 होती है तो जब धारा के विपरीत आता है तो अप स्ट्रीम स्पीड होती है 2 उसकी। हमें बताया गया है एक मान, हमें यूँ दिया गया था कि धारा की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम धारा की गति निकाल लेते हैं। मैंने कहा था कि जब अपने पास डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों हो तो दोनों को जोड़ करके अगर 2 का भाग देंगे तो बोट की चाल आ जाती है अपने पास शांत जल में, और दोनों को घटा करके 2 का भाग देती है तो धारा की चाल आ जाती है। तो अगर मैं निकालूं, बोट की चाल निकालूं तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, 3 और 2 5, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5। और स्ट्रीम की चाल निकालनी है, 3 - 2 करके दोनों का अंतर करके 2 का भाग देंगे तो 1 में 2 का भाग देंगे 0.5 आ जाएगी स्ट्रीम की चाल, धारा की चाल। क्या किया है मैंने? दोनों का अंतर करके 2 का भाग दिया है और यहाँ पर दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया है। बोट और स्ट्रीम दोनों के अपने पास अलग अलग चाल आ गई है। हमें दिया गया है कि जो स्ट्रीम की चाल है, स्ट्रीम की जो चाल है वो स्ट्रीम की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो धारा है उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारे पास धारा की चाल क्या आई है? 0.5, यानी 3 0.5 के बराबर है। जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे। पूछा ये था बोट की चाल कितनी है तो 2.5 से गुणा कर देंगे। 0.5 से ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा और 5 ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएगी। नोट कर लो। नोट कर लिया गया सबने? आगे बढ़े क्या? लिखना। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है। 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है तथा धारा की दिशा में 40
36 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। छत्तीस किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। 5.5। वेरी गुड। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। ध्यान देना, एक नाव जो है कुछ यूं गति तय करती है कि जब वो प्रतिकूल प्रवाह में चल रही है, जब धारा के विपरीत चल रही है, तो वो 40 किलोमीटर की दूरी जो है 8 घंटे में तय करती है। तो प्रतिकूल प्रवाह की चाल क्या आ गई अपने पास? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 किलोमीटर प्रति घंटे प्रतिकूल प्रवाह की चाल है, अपस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। जब डाउन स्ट्रीम में चलती है ये धारा, ये नाव जब धारा की दिशा में चलती है तो ये 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो स्पीड आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे। डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड दोनों आ गई है। हमसे पूछा है कि बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो दोनों को जोड़ करके अगर 2 का भाग देवे तो नाव की चाल आ जाती है। दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 को जोड़ा, 2 का भाग दिया, 11 में 2 का भाग देंगे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बोट की स्पीड है शांत जल में। बात क्लियर है क्या सबको? कोई शंका तो नहीं है? गरीब लोग बोल नहीं रहे हैं, बड़ा उत्पीड़न झेल रहे हैं। आगे बढ़े। लिखना, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। तथा बहाव की विपरीत दिशा में वह दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। ठीक है, वही सेम दूरी है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? ठीक है, बाकी लालिया भी उत्तर दो। अपने पुरुष वर्ग से कोई उत्तर? 7 बड़े नालायक लोग हैं। सेम प्रश्न दिया डिट्टो इसके जैसा ही। अनुकूल जब नाव चल रही है, धारा के अनुकूल नाव जब चल रही है तो नाव 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने घंटों में? 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 9 किलोमीटर अगर 2 घंटे में तय करती है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। उसके बाद में हमें दिया गया है कि जब विपरीत चलती है धारा के तो 6 घंटे का समय लेती है यही दूरी तय करने में।
9 किलोमीटर चलने में 6 घंटे का लेती है समय, तो 3 दुए 6, 3 तिये 9, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 1.5 और 4.5 को जोड़ दो, 3 किलोमीटर पर आवर। ये है बोट की चाल शांत जल में। बात क्लियर है? लिखना एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध नाव खेने में उसके प्रवाह के साथ खेलने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेलने की दर क्या है? व्यक्ति की स्थिर जल में खेलने की दर क्या है? ठीक है, व्यक्ति की स्थिर जल में खेलने की दर क्या है? अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड के बारे में कुछ दिया गया है हमें। बोला यूं है कि अगर धारा की दिशा में नाव चलती है तो जितना समय लगेगा उसका दुगना समय विपरीत जाने में लगेगा, सेम दूरी तय करने में। तो समय यहाँ पर जो है, टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, समय जो है अगर धारा के साथ जाने में 1 लगता है तो विपरीत जाने में दुगना लगेगा, यानी 2 लगेगा। 1:2 आ जाएगा समय का अनुपात। समय का जो अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा होता है स्पीड का अनुपात, तो 1:2 हो जाएगा स्पीड का अनुपात। बोट और स्ट्रीम की अलग अलग जो है अपने चाल निकाल लेते हैं। जब अपने पास अप स्ट्रीम स्पीड की चाल, डाउन स्ट्रीम स्पीड की चाल आ गई है तो अपने दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो बोट की चाल आ जाएगी। 1 और 2 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो कितना आया? 1.5। फिर दोनों को माइनस करेंगे तो 2 - 1/2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, सॉरी 0.5 आ जाएगा। ये बोट की और स्ट्रीम की अलग अलग चाल आ गई अपने पास। हमें दिया यूं है कि नदी का जो प्रवाह है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तव में हमारे पास धारा का प्रवाह 0.5 है जो कि 2 के बराबर है, तो बराबर है उसका भाग देंगे और जो निकालना है उसका गुणा करेंगे। बोट की चाल पूछी है तो 1.5 से गुणा, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 5 से कटेगा 3 बार, 3 दुए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़े क्या?
लिखना। अनुप्रवाह जाती हुई नौका, अनुप्रवाह जाती हुई नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। हाँ जी, ऊर्ध्व प्रवाह लिखूं क्या? 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है? वेरी गुड, यही है क्या? है स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है? ठीक है, ठीक है। अब तो सबका उत्तर आना चाहिए। सेम 3 प्रश्न हो गए। हाँ ले जाओ, सामने मत आने दो। ध्यान दीजिएगा लालियो, अपने को दिया यूं है कि अनुप्रवाह जाती हुई नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और सेम दूरी जब अप स्ट्रीम में चलती है तो सेम दूरी जो है 5 घंटे में तय करती है, यानी 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की चाल आ गई। अपने से पूछा शांत जल में धारा की चाल, दोनों की जोड़ के 2 का भाग देंगे, धारा की शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। जोड़ दो, 4 और 10 बटे में 2, 14 बटे में 2, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। दिस इज स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, किन किन का हो गया था? वेरी गुड, क्या बात है। आगे बढ़ें क्या? लिखना। किसी नाव को धारा के विपरीत दिशा में B से A तथा धारा की दिशा में A से B, रिपीट करूं, धारा के विपरीत दिशा में B से A, B बोल A एप्पल, आधा कटा हुआ सेब, B से A तथा धारा की दिशा में A से B, A से B की दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। हाँ जी, हाँ दोनों इकट्ठे 3 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो A और B के बीच की दूरी कितनी है? A और B के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, वेरी गुड।
ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। अपने को दिया कुछ यूँ है कि एक नाव धारा के विपरीत चलती है और धारा के साथ चलती है, दो तरह से, ए से बी और बी से ए चलती है। जब विपरीत चलती है तो हमें दिया गया है कि उसकी जो स्पीड है, शांत जल में नाव की चाल दी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, जब नाव की चाल 9 है और 3 किलोमीटर धारा साथ चल रही है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 9 और 3 जुड़ जाएगी, और 9 और 3 जुड़ करके कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम स्पीड जब विपरीत चल रही है तो 9 - 3 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड अपने पास आ चुकी है दोनों। अब ध्यान दीजिएगा, अपने पास दो स्पीड आ गई है, दोनों की औसत चाल निकालें, क्योंकि हमें जो कुल समय दिया गया है आने और जाने का वो 3 घंटे दोनों ओर का है। तो हमें औसत चाल चाहिए कि आने और जाने की औसत चाल क्या है। औसत चाल निकालने के कल मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है क्या? एवरेज स्पीड निकालनी हो तो 2 × S1 × S2 बटे में S1 + S2। S1 हम पहली चाल को बोल देते हैं, S2 दूसरी चाल को बोल देते हैं। ये होता है S1 S2। S1 12, S2 6 रख देते हैं इसमें मान। 2 × 12 × S2 है 6। S1 + S2 12 और 6 कितना हो गया, 18। 3 चौके 12, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई एवरेज स्पीड। दोनों ओर जाने में 3 घंटे लगते हैं और 8 की स्पीड से, इसका मतलब कुल दूरी कितनी तय की है, 24 किलोमीटर। दोनों ओर कुल दूरी उस व्यक्ति ने तय की है 24 किलोमीटर को टोटल डिस्टेंस है ये। हमें चाहिए एक और की चाहिए 24 का आधा कर दो, 12 किलोमीटर आ जाएगी एक और की दूरी। ठीक है, बारह। आगे बढ़े क्या? नहीं बढ़ना? रिपीट करना है क्या? आगे लिखो फिर। करना है? अच्छा ठीक है, सुनो ज़रा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया यूँ था कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ी, क्योंकि हमें धारा की चाल और नाव की चाल अलग अलग दी गई है। शांत जल में नाव चलती है 9 की स्पीड से और धारा चल रही है 3 की स्पीड से। जब धारा और नाव एक साथ जाती है तो दोनों चालें जुड़ जाती है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड या अनुप्रवाह चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब विपरीत जाती है नाव धारा के तो घट जाती है चाल, तो 9 - 3 होकर के 6 बची अप स्ट्रीम स्पीड या प्रतिकूल प्रवाह चाल या ऊर्ध्व प्रवाह चाल। दोनों स्पीड हमारे पास आ गई है। हमें यूँ दिया गया था कि दोनों ओर जाने की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे है, और हमसे दूरी पूछी है। दूरी का क्या कहती है? दूरी ये कहती है डिस्टेंस निकालनी हो, दूरी निकालनी हो तो हमें स्पीड इनटू टाइम चाहिए। स्पीड हमें नहीं पता, टाइम दिया गया था 3 घंटे। तो मैंने कहा हमें स्पीड जब दोनों ओर की निकाल ली, अलग अलग जाने की स्पीड निकाल ली, आने की निकाल ली, तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड निकाली। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2S1 S2 बटे में S1 + S2। मान रख दिया मैंने, S1 का 12, S2 का 6, 2 आगे पड़ा है, बटे में S1 + S2 जोड़ के लिख दिया 12 और 6 18। 6 से काटा 3 बार, 3 का भाग दिया 4 2 8 हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड। इस फॉर्मूले में मान रखा स्पीड इनटू टाइम में। स्पीड थी एवरेज 8 और टाइम था 3 घंटे। 8 थी 24 जो है किलोमीटर की कुल दूरी हो गई जो आने और जाने में तय की थी उस व्यक्ति ने। मुझसे पूछा एक और की दूरी कितनी है, यानी केवल जाने की या केवल आने की बता दो, तो आधी हो जाएगी। 24 में 2 का भाग दे दिया था और 12 आ गई थी। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है।
किसी नाव को छः किलोमीटर जाने और पुनः वापस लौट आने में 2 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल है, क्वेश्चन मार्क। मैंने इस तरह का प्रश्न आपको करवाया था और बोला था ऑप्शन टेस्ट से ही करना है आपको, याद है क्या? द्विघात समीकरण बनी थी b+1 b-1। भूल गए? हाँ जी, बी है कि उत्तर अपना यही है? सोच लो बीबी, सोच लिया? ठीक है, गलत उत्तर है आपका, ए है आपका, तो और ही भयंकर है। हाँ, बड़ा ही भयानक उत्तर दिए। 8 है क्या? सोच लो, चलो मान लेते हैं सी है। आप भी तुक्के लगा रहे हो, भगवान माफ नहीं करेगा आपको, ध्यान रखना, ध्यान देना। अब 8 बचा है, 8 को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? उत्तर 8 होगा, 8 को टेस्ट कर रहा हूँ। करना कैसे, ध्यान देना, ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ मैं। हमें दिया गया है कि शांत जल में जो चाल है, हाँ जी डी बोला था आपने, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान दो। अरे तो 4 ही ऑप्शन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा, चारों में से तो आ ही जाना। ध्यान दो एक बार, हमें यूं दिया गया था शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो हम मान लेते हैं कि 8 होगी। अगर नाव की चाल शांत जल में 8 होगी तो बाकी जो दिया है वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये बोट की चाल है 8। तो बाकी मुझे यूं दिया गया था कि 6 किलोमीटर जाने में और पुनः वापस आने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन धारा की गति दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। स्ट्रीम की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और टोटल जो समय लगता है आने जाने का वो 2 घंटे लगता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धारा की चाल 8 है और स्ट्रीम की चाल 8 है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड अपने पास 8 और 4 जुड़ जाएगी, 12 हो जाएगी, 8 और 4 जोड़ करके 12 हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 8 - 4। ये दोनों पास अपनी स्पीड हो गई, 8 - 4 करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अलग अलग स्पीड आ गई अपने पास, अलग अलग स्पीड आ गई अपने पास। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दो दूरी तय करें, ये दूरी कितने किलोमीटर की दी गई है? दूरी दी गई है 6 किलोमीटर की। 6 किलोमीटर की दूरी जब 12 की स्पीड से तय करेगा तो कितना समय लगेगा? 6 किलोमीटर की दूरी जब 12 की स्पीड से तय करेगा तो आधा घंटा लगेगा, 0.5 आवर। जब 6 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से तय करेगा तो 2 3 6 2 2 4 यानी 1.5 घंटा लगेगा। और कुल कितने घंटे लग गए? 2 घंटे। और हमें समय यही दिया गया था कि 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे उत्तर आ गया, इसका मतलब 8 ही सही है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? निकाला तो था पर तुक्का ही मारा। सही निकाल कर। अच्छा ठीक है, समझ में तो आ गया? वेरी गुड। किसी को तो आया है प्रभु। अच्छा रखने वाला विराट है काफी देख। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है वो तो भूल ही गए होंगे पिछली क्लास में किया क्या था।
है ना, नॉर्मल सी बात है। याद ही नहीं आया होगा कि पिछली बार क्लास में ऐसा कुछ किया भी था क्या, इतिहास के पन्ने पलट के देखा था क्या, ऐसा सब कुछ है क्या लिखा हुआ? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, घर पे जाके देख लिया करो थोड़ा थोड़ा, ताकि इतिहास के पन्ने क्लास में ना बैठने पड़े। हाँ, वरना एग्ज़ाम हॉल में इतिहास के पन्ने साथ में नहीं मिलते होते। हाँ, अभी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक जो है सरकार चाहती है कि 10वीं 12वीं के बच्चों को जो है ओपन बुक एग्ज़ाम करवाया जाए, यानी किताब खोल के दे दी जाए, बेटा तुम ये लो कर लो, तुम्हारी औकात है तो, मतलब ओपन बुक एग्ज़ाम बोलते हैं इनको, है ना। सुना है क्या या नहीं सुना? ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में नहीं सुना? CBSE चाहती है कि बच्चों को जो है रट्टाफिकेशन ना करवाएं, रट्टाफिकेशन ना करवाएं, इसका मतलब है कि उनको जो भी उत्तर लिखना है वो उनको बुक दे दी जाए, 10th और 12th वालों को। हाँ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें प्रश्न देता हूँ, तुम जो मर्जी किताब मांग लेना, वो बुक ला के दूंगा, तुम उत्तर लिख देना, औकात ही नहीं है लिखने की, लिख ही नहीं पाओगे। एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब ओपन बुक एग्जाम पढ़ते ही हेडलाइन अपने दिमाग में तो यही आता है कि मास्टर ने प्रश्न दे दिया और बच्चा बुक से देख करके छाप देगा, परेशानी होता है। ऐसी परंपरा IIT में अक्सर चलती है। IIT सुनते हो आप? ITI की बात नहीं कर, IIT है ना। तो IIT में ये ऐसी परंपरा चलती है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उनके सामने ऐसा होता है कि वर्ष में जब एक बार पेपर होता है तो उनको भी ओपन बुक एग्जाम देना पड़ता है, यानी प्रश्न वो डॉक्टर्स देते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी इसमें रिसर्च कर चुके हैं, और उस प्रश्न का जवाब देना होता है उनको अपनी बुक से देख करके। समय जितना उनकी इच्छा है उतना ले सकते हैं, मतलब एक दिन चाहो तो घर पे ले जा सकते हो आप पेपर, आराम से उत्तर देखो, नेट पर सर्च करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है, तुम किसी भी बुक से ढूंढो। ऐसा अक्सर पाया गया है कि जिन जिन ने ये ऐसा एग्ज़ाम दिया है ऐसा सोच करके कि मैं बुक से देख कर तो आराम से लिख ही दूंगा, वो सबसे लास्ट में आए हैं, एंड में, मतलब फेलियर के पास जाके बचे हैं। तो ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर बुक खोल के आपको देना होता है, उस एग्ज़ाम का मतलब क्या है एक्चुअल में? आप बुक से देख करके केवल वही उत्तर दे सकते हो जो बुक में लिखे गए हैं। जैसे कि आपसे पूछे हिस्ट्री में, मान लो कोई महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, आप देख के बता सकते हो। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था, देख के बता सकते हो, ठीक है। पर ध्यान देना, अगर हम तुमसे ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में ही क्यों हुआ था, तो इसका उत्तर बुक से देख के दे दोगे क्या? बुक कभी भी नहीं बताती कि हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में ही क्यों हुआ था। इसके पीछे रिसर्च करनी पड़ती है कि उस वो ही जगह क्यों चुनी गई, क्योंकि वो बहुत बड़ी, ठीक है। नहीं बड़ी जगह तो मैं को राजस्थान दोहरिया ठेठ खाली पड़ा कितना लीटर खोल रेता का, ठीक है, मतलब बड़ी जगह कमी है। राजस्थान का माँ, रेगिस्तान का, मरुस्थल का माँ, नेड़तड़े बंदों कौन दिस है, खाली है सारी जगह। तो ध्यान देना, इस तरह के प्रश्न जिनको देख करके उत्तर नहीं मिलता होता, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा पढ़ने के बाद में उत्तर मिलता होता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लीजिए कि पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, आप उत्तर दे के दे सकते हो। पर आपसे पूछे कि प्रथम द्वितीय और तृतीय पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़े गए, रीजन बताओ, तो इसके पीछे आपकी रिसर्च काम आएगी। कोई भी वेबसाइट, कोई भी विकिपीडिया आपको उत्तर नहीं दे पाएगी। तो इसमें डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं वही काम आती है। तो ऐसे प्रश्न जो है तो आप बुक देख कर भी नहीं दे सकते। तो CBSE ने ऐसा किया इस बार कि हम ऐसा करेंगे कि देखते हैं 10वीं और 12वीं वाले बच्चों की एनालिटिकल पावर कितनी क्या है, विश्लेषणात्मक क्षमता कितनी है, कितना विश्लेषण कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं वो बच्चे। तो उनसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, तुम्हारी बुक देखो, तुम उत्तर दे सको तो दो, 1 दिन का समय लो, 2 दिन का लो। तो ऐसा एग्जाम करवाने की सोच रही है। ऐसा पहली बार प्रयोग किया गया कि देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं होता। क्योंकि रीजन क्या है कि हमारे देश के अंदर जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी क्षमताएं भी इतनी नहीं है कि वो बच्चों को इतना विश्लेषणात्मक करने योग्य बना सके, और उस प्रश्न का सही उत्तर वो टीचर क्या मानेंगे, उनकी भी तो पावर होनी चाहिए एक्चुअल में सही उत्तर वो क्या सोचते हैं। क्योंकि एक विषय पर सोचने की क्षमता तो सभी बच्चों की और सभी टीचर्स की अलग अलग होती है। कोई किसी उत्तर को किस तरीके से सही मानेगा, कोई किसी तरीके से सही मानेगा, है ना। जैसे IAS में ऐसा होता है, IAS और RAS के एग्ज़ाम जब होते हैं तो उनके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर देखी जाती है कि आप कितना अच्छे से सोच पाते हैं। आपको बड़ी से बड़ी क्रिटिकल कंडीशन दी जाती है कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे, और उस स्थिति में सबकी राय अलग अलग होती है। तो ऐसा प्रयोग करके देखा कि अभी कितना सक्सेस हो पाता है। अगर सक्सेस हो गया तो फिर सभी स्कूलों पर अप्लाई करेंगे। कुछ स्कूलों पर अभी जो है ये कार्यक्रम लागू किया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट किसे बोलते हैं पता है क्या? ऐसा प्रोजेक्ट जिसको अभी देखा जा रहा है, बीटा वर्जन बोलते हैं। जैसे आज की दुनिया में कि कोई नया अपडेट आने वाला हो तो पहले उस बीटा वर्जन के तहत कुछ एक यूजर को वो देते हैं वर्जन, और वो यूज करके देखते हैं। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो फिर सबको वितरित करते हैं। इसे बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। सरकार बोलती है पायलट प्रोजेक्ट, यानी कुछ स्कूलों में लागू किया है, अगर सक्सेस हो गया तो फिर सबको ये योजना दे देंगे। चलो आगे लिखना एक बार।
काफी छाप थे अपने। आगे लिखो फेल हो जाएंगे। ऐसा कैलकुलेटर भी देना चाहिए था। बिल्कुल देते हैं ना कैलकुलेटर, ऐसे नहीं पता आपको? एसएससी में नहीं देते, ऐसे एग्जाम जिनमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है उनमें देते हैं। आपको पता नहीं है, बीएससी के अंदर कुछ मैथ्स के ऐसे विषय होते हैं जिनके अंदर गणनाएं बहुत ही मुश्किल होती है, उनमें कैलकुलेटर देते हैं। और मैं आपको रियल बताऊं, कैलकुलेटर लेके जाते हैं वही बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं गणना करनी किस चीज़ की है, तो कैलकुलेटर करेंगे क्या। सबसे पहले तो ये तो पता होना चाहिए ना कैलकुलेटर करनी किन की चीज़ों की है, किन की गणनाएं करनी है। ऐसी बुक्स एक कॉमर्स के अंदर लगती है और एक बुक्स ऐसी बीएससी में भी लगती है मैथ वालों के, जिनमें गणनाएं बहुत ज़्यादा होती है और उनमें अलाउ होता है कि आप एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर ले जा सकते हो। हाँ, कैलकुलेटर ले जा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल मैं तो कहूँ आपको, मैं तो लेके ही नहीं गया था, मेरे को पता था, मुझे जब ये आएगा कि गणनाएं करनी किसके, तो फिर मैं आइडिया से कर सकता हूँ, क्योंकि इतना का आइडिया रहता है कि अपने आसपास के डेटा। एक्चुअल में सही उत्तर तो कैलकुलेटर में नहीं निकाल पाता ऐसी गणनाओं का, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि रूट 2 का मान बताओ, तो रूट 2 का मान तुम तो क्या कैलकुलेटर भी नहीं बता पाएगा। रूट 2 का मान बताओगे क्या? ये 1.4 क्या एक्चुअल मान है? एक्चुअल मान नहीं है, लगभग मान है, ठीक है। हाँ, लगभग मान है। लगभग मान तो हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसी गणनाएं लगभग में तो सब कोई कर सकता है, लगभग में मैं भी करता हूँ। तो बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर जब आप गणनाएं करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी परफेक्ट कैलकुलेशन हो, आपका लगभग में उत्तर होना चाहिए, पर एक्चुअल में पता तो होना चाहिए किन की गणनाएं करूँ मैं, डेटा कहाँ है। तो बच्चों के पास वो डेटा ही नहीं होते, तो कैलकुलेटर जाके करोगे क्या? अपनी तरफ से डेटा बना रहे हैं, अपनी तरफ से गणनाएं कर रहे हैं। एग्जामिनर को मूर्ख बनाने के लिए कॉपी भरनी पड़ती है 30 पेज की, आपको पता है, पास होना है तो बीएससी में, है ना। तो फिर डेटा भी अपनी तरफ से बनाने पड़ते हैं। लिखो, आगे लिखना। किसी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रवाह में, सर उसके बाद बीएससी में भी वही है क्या एमसीक्यू? सुना तो है शायद बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीए में भी रिटर्न आपका हो गया क्या फर्स्ट सेमेस्टर? पास हो जाओगे लग रहा है? नहीं, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि एमसीक्यू वाला थोड़ा हार्ड काम है। लिखना आगे। अच्छा, पर ध्यान रखना, एमजीओसी के अंदर कभी भी किसी प्रश्न पर बोनस नहीं मिलता होता, गलत है तो गलत है। मतलब यहाँ पर कोई जांच बांट नहीं बैठती, तुम सोचो कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, रिट लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह यूनिवर्सिटी नाम की तरफ फेमस है दुनिया में, तुम जानते हो। एक बार इसकी मान्यता रद्द होते होते बची है। फर्जी डिग्रियां देने के मामले में पीएचडी डिग्रियां जो है लोगों को फ्री में दे रही रुपयों के बदले में। पीएचडी का मतलब क्या होता है? डॉक्टरेट की उपाधि लोगों को फ्री में बढ़ रही थी। लिखो इसमें आगे। किसी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रवाह में, किसी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रवाह में 16 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में समान समय 5 घंटे लगते हैं। समान समय 5 घंटे लगते हैं। दोबारा सुनो। किसी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रवाह में 16 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में समान समय 5 घंटे लगते हैं। हाँ जी। धारा की गति डैश 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 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। धारा की गति बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी। क्या हुआ? ओहो, हाँ जाओ मिलन करो आप। कैसे मिलते हैं ऐसे दोस्त? चलो ध्यान देना। एक व्यक्ति को प्रतिकूल प्रवाह में 16 किलोमीटर और 28 अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। प्रतिकूल में 16 किलोमीटर में 5 घंटे लग रहे हैं। प्रतिकूल में 16 किलोमीटर में 5 घंटे लग रहे हैं, तो स्पीड क्या हो गई? अनुप्रवाह में
28 किलोमीटर में 5 घंटे लगते हैं। अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर में 5 घंटे लगते हैं। आपसे भी कोई मिलने आया है क्या? 56 किलोमीटर 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें पूछा धारा की गति बताओ। अच्छा, धारा की गति बतानी है तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का अंतर निकाल के 2 का भाग देना होता है। अंतर निकाल के 2 का भाग दे देंगे। धारा की चाल, स्ट्रीम स्पीड। तो मैंने सही निकाला था। कुछ गलत है क्या? सही है। आगे लिखना है एक प्रश्न। अच्छा, अब चैप्टर समाप्त होने वाला है तो 2 ही प्रश्न मैं सोचता हूँ करवा ही दूँ साथ में। 2 ही प्रश्न है, लिखो। एक नाव, छोटा सा चैप्टर था। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, ये मत लिखो तुम लोग, ये मत लिखो, अगला लिखो, अगला लिखो। कोई नाव प्रतिकूल प्रवाह में, विपरीत ये वाला लिखो। नहीं वैसे नहीं। हाँ, अनुप्रवाह मत बोलो, विपरीत। अच्छा अच्छा। ये आपको लैंग्वेज अगर पेपर में ऐसी मिली तो आप उसको कहोगे क्या ऐसी क्यों छाप के दिए? हाँ, तो इंग्लिश वाला साथ साथ बोल रहा हूँ मैं। लिखो, लिखो। कोई नाव अप स्ट्रीम स्पीड में प्रतिकूल प्रवाह में इनका वैसे आप सोचो क्या बोले मास्टर, है ना? आधे को कुछ समझ में नहीं आता। तो कोई नाव प्रतिकूल प्रवाह में, ब्रैकेट में लिख लो USS अप स्ट्रीम स्पीड में 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। 10 मिनट में तय करती है। तथा अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम स्पीड DSS, डाउन स्ट्रीम स्पीड अनुप्रवाह में यही दूरी तय करने में उसे मात्र 6 मिनट लगते हैं। उसे मात्र 6 मिनट लगते हैं। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। सही है, बिल्कुल। प्रतिकूल प्रवाह में 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय किया है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय किया, हमें घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 का भाग दे देंगे। मिनट में 60 का भाग देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। घंटे में कन्वर्ट हो गया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 पलट करके ऊपर चला गया, 1/6 ऊपर जाके 6/1 हो गया। ये अप स्ट्रीम स्पीड है। यही डाउन में क्या होता है, यही 1 किलोमीटर की दूरी जो है, 1 किलोमीटर की दूरी जो है 6 मिनट में तय करता है। 6 मिनट में तय करता है। इसको भी घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 1/10 पलट करके 10/1 हो गया। 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा धारा की गति बतानी है। धारा की गति बतानी हो तो हमेशा माइनस करके 2 का भाग देते हैं। बात क्लियर है क्या? डन, जाओ, धन्यवाद। हाँ, रीजनिंग क्लास होगी अभी, लगाएंगे अभी।